हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चौक एंड टेस्टर में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियली मॉडल पेपर है क्लास 12 मैथ्स का, उसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद आपके लिए हम लेके आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डिस्कशन करेंगे उसको पहले हम बताते हैं। पहले तो हमारे पास 30 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे, सही है। 30 जो हम अभी आज शॉर्ट टाइप की बात कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट टाइप में होंगे, जिसकी पर क्वेश्चन की 2 मार्क्स होगी। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में, बट आपको जो बनाना है 15 बनाना है। बट हम आज के क्लास में 30 का 30 जो बिहार बोर्ड ने ऑफिशियली अपने मॉडल पेपर में दिया है, उसमें वो 30 क्वेश्चंस दिए हैं शॉर्ट टाइप। हम 30 का 30 आपका डिस्कशन करेंगे, 30 का 30 क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बट हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सारे क्वेश्चन को कंबाइन करके हम आपको एक वीडियो में भी दे देंगे। हो सकता है किसी बच्चों को कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत हो, तो वो सारे एक एक क्वेश्चंस करके हम बना रहे हैं, और फिर हम उस सारे जो हमारे 30 क्वेश्चंस होंगे उस 30 क्वेश्चंस को कंबाइन वीडियो में देंगे। तो हम पहले आते हैं एक एक क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। इससे हमें यह आइडिया लग जाएगा कि हमें बोर्ड में लिखना कैसे है, क्योंकि हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि बोर्ड में लिखना कैसे है। क्योंकि बच्चों को तो ऑब्जेक्टिव में नंबर अच्छा खासा आता है, बट सब्जेक्टिव में नंबर कम क्यों आता है, तो वो हम लिखने की पैटर्न को भी जानेंगे कि हमें लिखना कैसा है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जैसे बता रहे हैं वैसे आप लिखिए, आपका नंबर बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है शॉर्ट टाइप में। शॉर्ट टाइप में हमारे पास पहला क्वेश्चन है ये, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एबीसी फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब आइए हम इसको पीपीटी पर ले जाते हैं। तो हम अपने पीपीटी पर इस सारे क्वेश्चंस को ले जाते हैं, और हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एबीसी फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में होता तो हमको इसका आंसर एक लाइन में देते, बट हमको सब्जेक्टिव में लिखना है। तो आपको लिखना क्या क्या पड़ेगा, गिवन, क्या लिखना पड़ेगा, गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट एबीसी, सही है। लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, सही है। हमारे पास क्या कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एबीसी फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है हम वो पॉइंट लिख दिए, गिवन पॉइंट जो मेरे पास एबीसी है। अब हम एक पॉइंट एज्यूम करेंगे एक्स एक्सिस, तो स्वाभाविक है एबीसी है तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या आएगा, ए 0,0, सही है। अब हम जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, याद होगा आपको कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सही है। फिर पता होगा आपको y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर पता होगा आपको कि z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और इस सब का हम रूट लेते हैं, सही है। तो क्या हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी के लिए क्या इस डिस्टेंस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। जैसे ही रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x2 क्या है मेरा, a माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से a माइनस ए कितना हो जाएगा, 0, a माइनस ए कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से हम बता सकते हैं कि ये क्या लिखा, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमसे जो पूछा गया था कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होता तो हम एक लाइन में बोल देते, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछता तो बस एक्स वालों को हटा देंगे, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सही है ना। अगर वाई एक्सिस से पूछता तो किसको हटा देते, हम बी को हटा देते, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। अच्छा, अगर जेड एक्सिस से पूछता है तो सी को हटा देते, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हमसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछता। बट हमें सब्जेक्टिव में इतना लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है यह एबीसी है,
हम एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर एज्यूम करेंगे, 0,0, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम इस प्रोसीजर से आंसर लाएंगे। सही है, तो हमें ऐसे ही लिखना है बोर्ड में, आप इसे नोट करें, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो आइए अब हम सेकंड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चंस क्या है, देखिए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट। पॉइंट मेरे पास 3 पॉइंट दिया है, तो अब हम 3 पॉइंट दिए तो हम इसको मान ले कि ये x1 y1 ऐसे। पहले हम लिखेंगे क्या कि वी नो डेट, हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, वी नो डेट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, we know that equation of plane passing through 3 points, सही है, we know that equation of plane passing through 3 point, हमारे पास 3 पॉइंट क्या है, x1, y1, z1, फिर x2, y2, z2, फिर x3, y3, z3। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, इस 3 पॉइंट से पास होने वाली, आपको याद होना चाहिए, याद है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता था, डिटरमिनेंट ऑफ x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1, इसी तरह से x2 माइनस x1। सही है, फिर क्या होता था y2 माइनस y1, फिर क्या होता था z2 माइनस z1, फिर क्या होता था याद है x3 माइनस x1, फिर क्या होता था y3 माइनस y1, फिर क्या होता था z3 माइनस z1, और इसका डिटरमिनेंट क्या होता था 0। सही है, इसका डिटरमिनेंट क्या होता था 0। तो क्या हम यहां से बता सकते हैं, क्या हम यहां से बता सकते हैं, क्या हम यहां से बता सकते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट है x1, y1, z1 क्या होगा 3, 0, 0? नहीं, पहले हम यहां पे लिख लेते हैं। सही है, यहां पे लिख लेते हैं। सही है, हमारे पास जो पॉइंट है x1, सही है, हमारे पास जो पॉइंट है x1, y1 और z1, ये क्या है 3, 0, 0। इसी तरह से हमारे पास जो पॉइंट है, हमारे पास जो पॉइंट है y1, सॉरी x2, y2, z2 क्या है 0, -1, 0? नहीं, हमारे पास जो पॉइंट है x2, y2, z2 वो है 0, -1, 0। सही है, इसी तरह से हमारे पास जो पॉइंट है x3, y3 और z3 0, 0, 2, x3, y3 और z3 ये जो है वो 0, 0, 2 है। अब हम सीधा इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इस इक्वेशन में पुट करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ, सही है, डिटरमिनेंट ऑफ, अब बोल सकते हैं कि देखिए x माइनस x1 कितना है 3, फिर y1 कितना है 0, फिर z1 कितना है 0, फिर हम क्या करते हैं x2 माइनस x1 करते हैं, तो 0 -3 लिख देते हैं, नहीं 0 -3, फिर -1 -0, फिर 0 -0। सही है, फिर x3 माइनस x1 मतलब 0 -3, फिर 0 -0, फिर 2 -0 और इसका वैल्यू 0 होगा। सही है, सही है। जब इतना हो गया तो आप बता सकते हो यहां से कि x -3 y z -3 -1 0 -3 0 और 2 और इसका वैल्यू कितना होगा 0। इतना होने के बाद आप इजिली डिटरमिनेंट को खोल लेना, डिटरमिनेंट को आपको खोलने तो आता होगा, आप इजिली डिटरमिनेंट को खोल लेना, क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस।
जैसे ही खोलेंगे तो क्या होगा, x माइनस 3 इंटू, अब ये सही है ना, तो -2 और 0, ये माइनस ये, सही है, माइनस y इंटू क्या हो जाएगा, -6 और -3 इंटू 0 0, सही है, प्लस z इंटू क्या हो जाएगा, अब ये हो गया, ये कॉलम गया तो ये बचेगा, मतलब -3 इंटू 0 0, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओवरऑल माइनस का 3 ही होगा, इसका वैल्यू 0, सही है। जब ये हो गया तो यहां से बता सकते हैं कि x माइनस 3 और इसका गुना -2 से, और माइनस माइनस प्लस का 6y और माइनस का 3z बराबर 0, सही है। जब इतना हो गया तो आप यहां से बता सकते हो माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 6, और यहां से प्लस का 6y और माइनस का 3z बराबर 0, सही है। तो अब यहां माइनस से तुम गुना कर दो सारे साइड, तो क्या हो जाएगा कि 2x माइनस का 6 और माइनस का 6y माइनस माइनस प्लस का 3z बराबर 0। तो यहां से जो मेरा आंसर आ गया 2x माइनस का 6y प्लस का 3z, और वो 6 इधर जाएगा, तो यही मेरा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन, सही। तो आपको भी बोर्ड में ऐसे ही बनाना है, अगर आप ऐसे बनाते हो तो आपको नंबर अच्छा खासा मिलेगा, नहीं आपको 2 में 2 मार्क्स दिया जाएगा एकदम। सबसे पहले हमने कैसे किया, देखिए कितना आराम आराम से किया है। हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना था, 3 पॉइंट से पास होने वाला। हमने सबसे पहले लिखा कि हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट क्या होता है। वो करने के बाद हमने तीनों पॉइंट को लिख दिया। जब वो कर दिए तो फिर हमने बस इस डिटर्मिनेंट को खोला और हमारी आंसर आ गई, हमारी आंसर आ गई। तो आप लोग भी इसे नोट कर ले, फटाफट नोट कर ले। नहीं आप पहले ऐसे आए, नहीं ऐसे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आप धीरे 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 इसका स्क्रीनशॉट ले ले, देन मेरा फाइनल आंसर इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ले। तो आपको भी ऐसे ही करना बोर्ड के एग्जाम में, सही है। अब हम आइए आपको तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, इतना फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक प्लेन बनाना है। हमें क्या करना है, एक प्लेन बनाना है। चलिए हम एक प्लेन बना लेते हैं, नहीं हम एक प्लेन बना लेते हैं, सही है। हम एक प्लेन बना लिए, सही है, हमने एक प्लेन बना लिया, सही है, हम एक प्लेन बना लिए। अब ये कह रहा है कि इस प्लेन पर ओरिजिन, ओरिजिन कोई पॉइंट मेरे यहां पे है, सही है, कोई पॉइंट ओरिजिन है मेरा यहां पे 0,0,0, सही है। इससे इस प्लेन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया गया, इससे इस प्लेन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया गया। तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है कि 2, -1, 3, सही है। तो आप एक छोटा सा फिगर बना देना ऐसा, सही है। अब हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है बच्चों, r डॉट n कैप इज इक्वल टू t या मॉड d। t क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो इस प्लेन की इससे दूरी हम निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे, सही है। इस प्लेन की इस पॉइंट यानी इस ओरिजिन से इस ओरिजिन से इस प्लेन पर जो पॉइंट है वहां से हम दूरी निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर दूरी। तो d निकालते हैं, सही है। अच्छा ये n क्या है, n कैप प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा ना, प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा उसका हमको यूनिट वेक्टर लेना है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या आएगा, यानी n वेक्टर क्या होगा। तो आइए हम n वेक्टर निकाल लिखते हैं। तो n वेक्टर कैसे लिख सकते हैं कि 2 -0 2i कैप, फिर -1 -0 j कैप, फिर 3 -0 3 k कैप, सही है। इतना लिख लिए। अब r वेक्टर, तो r वेक्टर क्या होता है, r वेक्टर यानी कि प्लेन पे कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, प्लेन पे कोई भी एक पॉइंट r ले ले जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है x y z, सही है। तो r के जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, सही है। आप यहां पर मेंशन कर दीजिएगा कि वेयर d इज, मेंशन कर दीजिएगा वेयर
डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन, सही है, फ्रॉम ओरिजिन। आप इसको मेंशन कर दीजिएगा, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, सही है। फिर अब हम थोड़ा सा इधर लेते हैं, कहीं कि हमारा जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है क्या है, आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर मॉडुलस ऑफ डी। तो आर वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक्स आई प्लस वाई जे, आर के जगह हम यही लिखेंगे, और जेड के, सही है। इसका डॉट लेंगे हम किसके साथ, इसका डॉट लेंगे किसके साथ, एन कैप के साथ। तो एन वेक्टर मेरा वो है, तो एन कैप क्या हो जाएगा, ये वेक्टर, सही, ये वेक्टर और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर बराबर डी। डी तो निकाल सकते हैं ना, इस पॉइंट से इसकी दूरी, तो डी निकालने के लिए याद है √, फॉर्मूला लगा देंगे, 2 - 0 का होल स्क्वायर, सही है, प्लस -1 - 0 का होल स्क्वायर, सही है, प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, सही है। अब यहां से बता सकते हैं आप, नहीं यहां से आप बता सकते हैं, चलिए हम इजली इसको ऊपर ले जाते हैं, सही है, इजली ऊपर ले गए, तो आप यहां से बता सकते हैं कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और इसका डॉट किसके साथ लेना है, 2i - j प्लस का k डिवाइडेड बाय √14, सही है। अब यहां पे भी ये उतना ही आएगा, ये भी √14 ही आएगा, सही है। अब ये √40 तो उधर जाएगा, तो √40 उधर गया, तो यहां इधर कितना बनेगा 14, सही है। और हमारे पास दो वेक्टर का डॉट तो हमको आता ही है ना, दो वेक्टर का डॉट कैसे करते हैं भाई, जल्दी बता, दो वेक्टर का डॉट कैसे करते हैं। तो दो वेक्टर का डॉट कैसे किया जाता है, दो वेक्टर का डॉट याद करो, आई वाला आई वाले के साथ गुना होगा, तो 2x प्लस जे वाला जे वाले के साथ गुना होगा, फिर के वाला के वाले के साथ गुना होगा बराबर 14। यानी हमारा इक्वेशन ऑफ क्या आ गया, प्लेन, सही है, y प्लस जेड बराबर 14। आप लोग इसे नोट कर लो फटाफट, फटाफट नोट करो फटाफट, सही है। तो आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि A and B आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 1/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। हम एक एक करके सबो चीज को देखते हैं, सही है, सबो चीज को देखते, थोड़ा सा हमें वेन डायग्राम का भी सहारा लेना आना चाहिए, नहीं हमारे को थोड़ा सा वेन डायग्राम भी आना चाहिए, नहीं जैसे ये A है, नहीं, और फिर देखिए जैसे हमारे पास ये B है, सही है, ये क्या है A है, ये B है। व्हाइट वाले को अगर हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो व्हाइट वाले को क्या बोलेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ B, सही है, पूरे व्हाइट वाले को। फिर ये येलो वाले पूरे को हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, अगर हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सोच रहे हैं तो, सही है। तो और इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, ये रीजन, ये एक मिनट, ये रीजन, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, सही है, ऐसे सोचेंगे तो आइए हम इसका सहारा लेते, देखते जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया है मेरे को, कितना दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना दिया है 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना दिया है 1/4, सही है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट गिवन B, पहला क्वेश्चन ये पूछा, सही। तो आपको क्या करना है, लिखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब इसको थोड़ा सा समझिए आप, ये क्या कह रहा है, A नहीं चाहिए, A नहीं चाहिए। थोड़ा सा देखिए इसको हम कैसे आंसर करते हैं, सही है, इसको थोड़ा सा देखिए, बोल रहा है कि हमें A नहीं चाहिए, A नहीं चाहिए, तो A नहीं चाहिए,
ए के अलावा सारा आएगा, सही है। और अगर उसका इंटरसेक्शन बी के साथ लिया जाए, उसका इंटरसेक्शन बी के साथ लिया जाए, तो बी तो यही है मेरा, सही है। तो हम बोल सकते हैं जो मेरा आंसर आएगा वो ये वाला ही है, ये वाला रीजन है, ये वाला हमारा जो आंसर है। हमारा आंसर कौन सा रीजन है? ये वाला, ये रीजन है, ये रीजन मेरा जो आंसर है, ये रीजन है, सही है, ये रीजन है, सही है। तो हम बोल सकते हैं क्या, ये रीजन का नाम क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सही है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सही है, समझ में आ रहा होगा, सही। अब थोड़ा सा इधर आइए, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 1, ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है 1/3, सही है। तो मेरा आंसर यहां से क्या जाएगा 1 माइनस 3/4, मतलब क्या हो जाएगा 1/4। तो हमारे को इस पार्ट, जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट का आंसर क्या हो गया 1/4, सही है। तो आप लोग पहले पार्ट को कॉपी कीजिए फटाफट, सही है। पहले पार्ट का आंसर मेरा क्या है 1/4, सही है। अब हम दूसरे पार्ट को देखते हैं, दूसरे पार्ट को थोड़ा सा देखिए, दूसरा पार्ट कहां गया, यहां, दूसरा पार्ट को देखिए आप। तो दूसरा पार्ट हमसे पूछ क्या रहा है, दूसरा पार्ट हमसे पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, सही है। तो अगर ऐसा सवाल आए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, तो आप आराम से क्या कीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, इतना लगा दीजिए। इतना लगाने के बाद आपको एक चीज याद होगा कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना, अगर हम कॉम्प्लीमेंट किया जाए ना, जैसे हम इसको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, तो देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट तो ए होगा, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन हो जाता है, और बी कॉम्प्लीमेंट है डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, सही है। अब बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सही है। हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सही है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, सही है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आप बता सकते इजीली कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास कितना है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, आप इजीली बता सकते हैं। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2 है, तो 1/2, सही है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है हमारे पास 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है मेरे पास 1/4, तो 1/4, सही है, 1/4 डिवाइडेड बाय, अब आप बता सकते हैं कि आपके पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/3। आप आराम से एलसीएम वगैरह ले ले, तो ये आएगा 1, एलसीएम कितना आएगा, नीचे में 12, नीचे में कितना आएगा 12, 12 यहाँ पे कितना होगा 6, यहाँ पे कितना होगा 4, और यहाँ पे कितना होगा 3, डिवाइडेड बाय 2/3, सही है, 2/3। अब यहां से आप बता सकते हो हमको कितना, कि देखिए इधर जाएगा तो 12 माइनस, अब इस सब का ये 6 4 10, 10 में से 3 गया तो 7, और डिवाइडेड बाय 12 और इंटू 2/3, ये और ये कटेगा तो 4
मतलब नीचे में कितना बनेगा 8, और यहाँ पे कितना बनेगा 12 में से 7 गया तो 5, यानी कि इसका जो मेरा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 5/8। तो ये क्वेश्चन कितना अच्छा था, आप इसको देखिए एकदम सारे, इसको अच्छे से कीजिए, अच्छे से जो जो दिया था हमने सारे को लिख दिया। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही है आपका, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम थोड़ा सा जूम कर देते, जूम, सही है, आपको दिख रहा होगा नहीं, तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बातें करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज फॉलोइंग। थोड़ा सा देखिए आप इसे, ये है। तो हम सबसे पहले जानते क्या क्या है वो सब चीज जानेंगे पहले, सही। जैसे हमको जानते क्या क्या है, सबसे पहले हमको ये पता है कि नहीं, कि हमको तो ये पता है ना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 होता है। तो सबसे पहले वही लगाते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1.5, सही है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2, इसका वैल्यू कितना होता है 1। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब यहां से बता सकते हैं आप कि k प्लस k स्क्वायर, सही है। फिर यहां से आप क्या बोलेंगे 2k स्क्वायर, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 कहां से है k से है, बराबर 1। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि 3k स्क्वायर प्लस का 2k और बराबर 1, यानी कि हम बोल दे कि 3k स्क्वायर प्लस का 2k और माइनस का 1 बराबर 0, सही है। अब हम इतना करने के बाद क्या हम ये चीज बता सकते हैं कि इसका फैक्टर क्या होगा, जैसे 3k स्क्वायर, अब इस 2k को हम क्या लिखेंगे 3k माइनस का k और माइनस का 1 बराबर 0, सही है। तो अगर हम 3k कॉमन ले ले तो क्या आएगा हमारे पास k प्लस 1 और माइनस यहां से क्या आएगा k प्लस 1 बराबर 0, सही बात है। अब इतना कर लिए तो हम पक्का यहां से बोल सकते हैं कि ये मेरा क्या आ जाएगा k प्लस 1 और इंटू क्या आ जाएगा 3k माइनस का 1 बराबर 0। तो हम k का वैल्यू यहां से हमको पता चल रहा है, एक तो -1 होगा और k का वैल्यू कितना होगा 1/3 होगा। लेकिन आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, तो k का वैल्यू हम -1 नहीं लेंगे, k का वैल्यू हम -1 नहीं लेंगे। तो पक्का हमारा k का वैल्यू क्या होगा 1/3। ऑब्वियस ही बात है, प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी यानी कि अभी जो k के रूप में आ रहा था ये क्या होता है 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए, सही है, कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होता है, या 0-1 भी हो सकता है नो डाउट, बट उससे आगे इधर उधर नहीं होगा। तो हमने इस क्वेश्चन को देख लिया, कितना इजी क्वेश्चन था नहीं, आपने इसका देख लिया होगा। अब देखिए हम इसी का दूसरा पार्ट है, पहला तो बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 1/3। अब दूसरा बोल रहा है कि डिटरमिनेंट द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या आपको ये पता है कि मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है कि समेशन ऑफ xi pxi, सही है। अब बता सकते हैं कि xi के जगह पर अगर सब, जैसे हम इस दोनों का गुना करेंगे फिर ऐड करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे और ऐड करेंगे, इसी तरह से हम उस दोनों को गुना करेंगे ऐड करेंगे, उस दोनों को गुना करेंगे और ऐड करेंगे। तो बोलिए 0.5, अब इसका गुना हम किसके साथ करेंगे k का वैल्यू मेरा कितना आया 1/3 प्लस फिर 1, और इसका गुना किसके साथ k स्क्वायर के साथ करेंगे, बट k का वैल्यू कितना 1/3, तो k स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/9, सही है, प्लस फिर देखिए आप, और k देखिए x की जगह पर क्या लिखेंगे 1.5 नहीं, और 2 k स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा फिर से 1/9, फिर से प्लस करना है, और 2 और k की जगह क्या लिखेंगे 1/3। तो क्या ये चीज आपको समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। अब आइए हम एक एक करके करते हैं, कैसे? तो देखिए
ये क्या होगा, एलसीएम ले लेते, 0.5/3, चलिए, प्लस 1/9, सही है। और 1.5 को अगर 2 से गुना करेंगे तो पक्का होना चाहिए कि 3 होता है, तो 3/9 प्लस 2/3, सही है, सही। अब हम इस दोनों को ऐड करते हैं या एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लिए, एलसीएम कितना आएगा 9, तो पक्का यहाँ 0.5 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 1.5, पक्का यहाँ 1 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ कितना आएगा 3 दूना 6 आएगा, सही बात है, सही बात है। तो आप बता सकते हैं कि 6 3 9 9 1 10, 10 में अगर 1.5 को जोड़ेंगे तो 11.5 डिवाइडेड बाई 9। अब हम इसको हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, मतलब 115 डिवाइडेड बाई 90। अब इसको 5 से इजीली काट सकते हैं, तो काटते हैं कैसे, तो 5 को 5 एका ही 5, सही है, 4 18, 18 पंचे 90 होता है, पता ही है, 5 दूना 10, बचा कितना 1 5 3, मतलब मेरा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 23/18। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? आप इसको नोट कीजिए, सही है, आप इसको नोट कीजिए। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये है, ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है। देखिए इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, है बहुत आसान चीज। इस क्वेश्चन को जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। अब हमारे पास 3 कॉस, जैसे कॉस इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा और प्लस कॉस इनवर्स गामा का वैल्यू कितना है 3 पाई। हमको एग्जाम में कैसे लिखना है कि हम जानते हैं, वी नो डेट, सही है, कैसे लिखना है, ऐसे कि वी नो डेट, सही है, कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है वो 0 से पाई होता है, सही है। अब 3 कॉस इनवर्स एक्स का सम अगर 3 पाई दिया है तो पक्का सारे कॉस इनवर्स जो हो रहा होगा वो पाई पाई के बराबर हो रहा होगा। तो हम बोल दें यहाँ से कि कॉस इनवर्स अल्फा भी पाई होगा, कॉस इनवर्स बीटा भी पाई होगा और कॉस इनवर्स गामा का भी वैल्यू पाई होगा, सही बात है। तो ये कॉस उधर जाएगा तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा कॉस पाई, बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा कॉस पाई और गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा कॉस पाई। अब हम सबको पता है कि कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है और पाई ही तो 180 है, तो हम बोल दें कि कॉस पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी अल्फा का वैल्यू -1, बीटा का वैल्यू -1 और गामा का वैल्यू भी -1, सही है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब हम बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू माइनस माइनस -1 है, तो ये -1 -1 -1, बीटा के जगह -1 -1 सब के जगह -1 -1 तो पक्का ये -2 इंटू -1 2, -2 इंटू -1 प्लस का 2 -1 और इंटू -2 प्लस का 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, हम इसके बाद अगला क्वेश्चन बताएंगे। अब हम चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या है, आप देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये है। हमको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स -x हम लिखेंगे, कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख देंगे एग्जामिनर को समझाने के लिए कि v यहाँ पे साइड में लिख देंगे, v नो डेट। हमें पता है, क्या पता है कि tan इनवर्स -x का वैल्यू क्या होता है -tan इनवर्स x होता है। इसी तरह से cot इनवर्स, इसके बारे में तो पूछा ही नहीं गया। चलिए अब हम क्वेश्चन ही करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले तो इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस बाहर निकलेगा और tan इनवर्स कितना आ जाएगा 1/√3, सही है।
आपको पता होना चाहिए कि कॉट इनवर्स 1/√3 कब होता है, जब टेन थीटा रूट 3 होता है। और टेन थीटा रूट 3 कब होता है, तो टेन थीटा रूट 3 60 डिग्री पर होता है, और 60 डिग्री को हम लिख देते हैं π/3। सही बात। प्लस टेन इनवर्स साइन माइनस π/2, साइन भी माइनस को बाहर निकालता था, माइनस साइन π/2। सही है, ऐसे लिखना है। अब टेन थीटा 1/√3 कब आता है, तो आपको याद होना चाहिए कि टेन थीटा का वैल्यू 1/√3 कब होता है, π/6 पे। तो यहां से क्या हो गया, माइनस का π/6 प्लस का π/3, और इधर से फिर से माइनस बाहर निकला, तो टेन इनवर्स 1। सही है, तो यानी कि माइनस का π/6 और प्लस का π/3, तो क्या होगा π/6 और माइनस का π/4। अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 12, यहां पर कितना होगा 2π। सही है, यहां पर कितना होगा -3π, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा माइनस का π/12। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे फिर से। तो आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दिया है कि इक्वेशन इतना बराबर इतना, तो यहां से x का वैल्यू पूछा है। अब हम आराम से क्या करेंगे कि सबसे पहले लेट मानेंगे क्या कि टेन इनवर्स x कितना होता है, थीटा मान लेंगे। सही है, और इसी तरह से यहां पे हम क्या मानेंगे कि कॉट इनवर्स 3/π/4 कितना होगा 5। सही है, जैसे ही ये मान लेंगे तो हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इतना मानने के बाद हमारा जो इक्वेशन आएगा क्या आ जाएगा कि हमारा इक्वेशन आ जाएगा cos थीटा बराबर sin 5। सही है, ये आ गया। अब हम आराम से यहां से लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर कितना होगा x होगा। सही है, अब टेन थीटा बराबर x होगा तो हम आराम से राइट एंगल ट्रायंगल का सहारा लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल सहारा लिए। सही है, क्या हम जानते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है p/b होता है। तो px है b1 है, तो ये क्या हो जाएगा √1 प्लस x² हो जाएगा। और जब टेन थीटा यहां से ये हो गया तो हम cos थीटा तो इजीली लिख सकते हैं। cos थीटा क्या होगा b/h, तो b कितना है 1/h कितना है √1 प्लस x²। सही है, अब इसी तरह से क्या हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि cot π बराबर 3/4। फिर से हम किसका सहारा लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का सहारा लेंगे। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल का सहारा लिया, तो क्या हम यहां से इतना बता सकते हैं कि cot जो होता है वो b, अगर हम इसको फाई ले ले, सही है, हम इसको थीटा ले ले, सही है, तो b/p होता है। तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि ये जो होगा क्या होगा कि √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब ये 25 आ जाएगा, जिसको हम इजिली 5 लिख देंगे। सही है, तो क्या यहां से हम साइन फाई का वैल्यू बता सकते हैं कि साइन फाई कितना हो जाएगा 4/5। अब हम इतना कर लिए तो क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करेंगे। तो 5/4 कितना हो जाएगा √1 प्लस x²। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25/16 बराबर 1 प्लस x²। सही है, अब हम इतना कर लिए तो क्या हम ये नहीं कर सकते हैं कि 1 को इधर लिया है, तो 25/16 माइनस का 1 बराबर x²। अब यहां से क्या होगा 25 माइनस का 16 डिवाइडेड बाय x, सही 16 डिवाइडेड बराबर x²। यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं कि 9/16 बराबर x²। सही है, जब हम इतना कर लिए तो क्या x² बराबर 9/16, तो x बराबर हम नहीं बता सकते इजिली, क्या कि ±3/4 होगा। तो यही मेरा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आप क्वेश्चंस देखिए आराम से, इसको भी नोट कर लीजिए। नहीं
सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हम आपको छोटा कर देते हैं। सही है, इजीली आप इसको नोट कर लीजिए। आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है इंटीग्रेशन का। देखिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कितना आसान होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। सही है। अच्छा, आप एक चीज वहां पर गौर कीजिएगा, क्या कि नीचे में x प्लस 1 है तो ऊपर में भी x प्लस 1 होना चाहिए। तो ये x प्लस 1 आएगा कैसे? तो ये आएगा कि एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 कर दिए तो अपने मन से माइनस का 1 कर देते, नहीं होगा। हम ऐसा कर देते कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1 और प्लस का 2 और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू dx, इतना कर दिए। क्या आप हमको यहाँ से बता सकते हैं कि इसको हम एक साथ लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 3 और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। सही है। क्या यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस का 1 और प्लस का 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस का 1 और इंटू डी एक्स। सही है। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस का 1 क्या होगा? इसको लिख दे कि एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस का 1 और प्लस का 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस का 1 इंटू डी एक्स। क्या ये दोनों कैंसिल होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों अगर कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या? नहीं, हमारे पास बचा क्या? देखिए, तो हमारे पास क्या बचा कि इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये बचा। अब हम आराम से x का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x और 3 1 बाई एक्स प्लस 1 का क्या हो जाएगा? लॉग मॉड x प्लस का 1 और प्लस का c। तो कितना आसान था ये क्वेश्चन, आप इसको नोट कीजिए फटाफट। अब हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फिर से एक इंटीग्रेशन का अच्छा सा क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा, देखिए आप आराम से ये, अच्छा यहाँ पे x छोटा है तो dx अपॉन क्या है 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए जब भी आपके पास क्वेश्चंस dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स हो या dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स हो, अगर 1 प्लस कॉस एक्स है या 1 माइनस कॉस एक्स हो व 1 माइनस साइन एक्स हो, तो हमेशा अगर 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 माइनस कॉस एक्स रहता तो 1 प्लस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। ऐसे यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है रहता तो 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, और 1 माइनस साइन एक्स रहता तो पक्का हम किससे मल्टीप्लाई करते? 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। तो आइए हम करते हैं आराम से। जैसे देखिए क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स, अगर 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया। इससे हमें फायदा क्या होगा? तो देखिए फायदा क्या होता है, सो क्या होगा कि देखिए 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सही है। अब हम इतना लिख लिए तो क्या हम सही है, क्या हम इसको इजीली नहीं कर सकते हैं? इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सही है। और इसको कॉस है ऊपर में, नीचे में साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको हम साइन एक्स और इंटू साइन एक्स लिख देंगे।
सही है। जब हम इतना कर लिए तो इसको क्या लिखेंगे बोलिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसको क्या लिखेंगे, कॉस बाई साइन को कॉट, और 1 बाई साइन को कॉसेक एक्स। क्या कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स, सही है। और कॉटेक कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस का सी। तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स और माइनस माइनस प्लस का कॉसेक एक्स और प्लस का सी। क्या ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया? तो इसमें कॉन्सेप्ट हमें क्या याद रखना है कि नीचे में अगर 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। तो आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। थोड़ा सा देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान फॉर्मूला बेस है। आपको क्या ये पता है कि dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर आपको ये पता है कि dx अपॉन 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर हो? तो पक्का याद है ये किसका फॉर्मूला होता था, टेन इनवर्स x के जगह क्या लिखा ए एक्स, तो ए एक्स, सही है। और डिवाइड बाई कोई करते थे कोफिशिएंट ऑफ ए, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x से हम डिवाइड कर दिए, सही है ना। तो अगर ये मान लीजिए ये क्वेश्चन होता, मेरे पास फॉर्मूला ये था, एक ओरिजिनल फॉर्मूला था कि dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता था कि 1 बाई ए, सही है, टेन इनवर्स x बाई ए, सही है। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन है कि 0 से a dx अपॉन 1 प्लस 4x, एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। क्या हम इसको नहीं लिख सकते उस फॉर्मूला से, क्या कि टेन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x टू लिमिट 0 से a, और इसका वैल्यू कितना दिया हमको, π/8 दिया। इतना लिख सकते हैं ना। जब हम ये लिख लिए तो क्या हम बता सकते हैं कि देखिए ये, अच्छा ये 2 और 2 कैंसिल करते हैं तो क्या नीचे बचेगा π/4 बचेगा, अगर 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो। अब हमारे पास क्या बचा कि टेन इनवर्स 2x 0 से a, सही है। अब हम लिमिट डालते हैं तो क्या होगा कि टेन इनवर्स 2a माइनस टेन इनवर्स 0 बराबर π/4। टेन इनवर्स 0 का वैल्यू तो 0 होता है, और टेन इनवर्स 2a बराबर क्या आ गया π/4। ये 10 उधर जाएगा तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 10 π/4 जो कि 1 होता है, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1/2 हो गया। नहीं, a का वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया। तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्या आप इस क्वेश्चन को बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं, कैसे? तो सबसे पहले हम cos x को यहां पे क्या मानेंगे, t मानेंगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। तो क्या यहां से हम बोल दे कि साइन x dx के जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का dt लिखना पड़ेगा। अब ये चीज आपको समझ में आ गया तो साइन x dx के जगह हम माइनस का dt कर देते हैं डिवाइडेड बाय ए, ये 3 है, 3 को हम क्या लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर प्लस 4, कॉस को हम t माने हैं, नहीं 4t स्क्वायर, सही बात है। क्या आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि माइनस बाहर जाएगा और यहाँ पे क्या होगा dt डिवाइडेड बाय √3 सही का होल स्क्वायर, और प्लस ये क्या लिखा है 2t का होल स्क्वायर। क्या आपको नहीं समझ में आ रहा था, ये इस कॉन्सेप्ट पे जा रहा है, सही है।
तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस का जो लिखा 1/a की जगह √3 टेन इनवर्स x की जगह क्या लिखेंगे 2t बाई a √3 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कितना, मतलब कोफिशिएंट ऑफ t है, तो कोफिशिएंट ऑफ t कितना यहाँ पे 2। सही है। अब हम इसको चाहे तो थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा देते हैं। कैसे, देखिए माइनस का 1/2 √3 और इसको क्या लिखेंगे टेन इनवर्स 2/√3 और t की जगह हम क्या लिखेंगे cos x प्लस का c। सही है, c। अब चाहे तो आप अपना आंसर यहीं पर रोक सकते हैं और आप चाहे तो अपना आंसर थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। कैसे, हम बता रहे हैं आपको। आप अपना आंसर थोड़ा सा चाहे तो बढ़ा भी सकते। कैसे, हम रेशनलाइज कर देते हैं -√3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, ताकि √3 इंटू √3 3 और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6। क्या यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 2√3 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पे cos x प्लस का c, क्या ऐसा लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता। तो आप इसको भी नोट कीजिए फटाफट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है, तो अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको याद होगा तो याद कीजिए वो फॉर्मूला AQ प्लस BQ क्या होता था, A प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB। अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते तो लिख सकते हैं A प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3AB। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो क्या हम ए की जगह साइन स्क्वायर एक्स मान ले और बी के जगह कॉस स्क्वायर एक्स मान ले? अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो क्या होगा, देखिए क्या होगा कि ये जो लिखा है, थोड़ा सा देखिए, ये जो लिखा है ये साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यों लिखा है, ये जो लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यों लिखा है। सही है, डिवाइडेड बाय क्या लिखा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सही है। क्या आपको नहीं लगता यहां से कि हम इसको AQ प्लस बी का अगर ये फॉर्मूला लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, कितना आसान हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर सही है, और इंटू माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। सही है। आप बता सकते हो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। सही है। क्या हम यहां से याद किया जाए उसे कैसे, थोड़ा सा देखिए, एक स्टेप बताएंगे तो फिर आपको याद आएगा कि 1 बाई
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और 3। सही है, ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा dx। क्या नीचे में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 1 को देख के नहीं लग रहा है कि 1 को भी हमको क्या लिखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का 3 dx। सही है, सही है। ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल होकर नीचे में क्या आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल होकर नीचे में क्या आ जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का 3 dx। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉट एक्स और 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x प्लस का c। तो ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा ठीक था, सही है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था। आप इसका देखिए एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सही है, आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा में भी अच्छा क्वेश्चन। सही है, आप इसको नोट कीजिए तब तक, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नहीं, अब हम आइए अगला क्वेश्चंस देखते हैं आपका। तो अगला क्वेश्चंस देखिए, आपको ये पता होना चाहिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये जो लिमिट होता है ना, वही बाबा क्या कर रहा लबा, ये जो लिमिट होता है ना, ये लिमिट x का ही फंक्शन होता है, ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, हम सबसे पहले मॉड के अंदर जो भी दिया रहता उसको 0 के बराबर करते हैं। सही है, तो उसको जैसे ही 0 के बराबर करेंगे तो यहां से हमको पता चलेगा कि x का कितना वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा वो 5। अब हम 5 से 8 तक जाएंगे और 2 से 5 तक आएंगे। हम 2 केस तोड़ेंगे। हमारा पहला जो केस होगा वो 2 से 5 तक होगा और अगला केस जो होगा वो 5 से 8 तक होगा। 2 से 5 तक का कोई भी एक नंबर सोचते हैं, जैसे 3 सोच लिए तो 3 रखेंगे तो 3 माइनस 5 मॉड के अंदर क्या आ रहा है नेगेटिव, तो मॉड के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो मॉड इसको नेगेटिव साइन के साथ खोलेगा, तो नेगेटिव ऑफ x माइनस 5। सही है। अच्छा, 5 से लेकर 8 तक का कोई भी नंबर ले, तो जैसे 5 से 8 तक 6 लेते हैं तो 6 माइनस जैसे ही रखेंगे यहाँ पे तो 6 माइनस 5 मॉड के अंदर क्या आ गया पॉजिटिव, तो मॉड इसको पॉजिटिव साइन के साथ खोलेगा 2d। सही है। अब इसको चलिए हम करते हैं। सही, अब यहां से बताइए 2 से 5 ये माइनस एक्स और प्लस का 5 dx। सही है, और 5 से 8 x माइनस का 5 dx। इंटीग्रेशन कीजिए तो x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x 2 से 5 प्लस इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 5x लिमिट 5 से 8। सही है। अब हम अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, रखना पड़ता नहीं, तो चलिए हम लिमिट को रखते हैं। जैसे ही रखेंगे तो क्या आएगा 5 पहले रखते हैं तो माइनस का 25 बट्टा 2 प्लस 25। सही है। माइनस 2 रखेंगे तो माइनस का 4 बट्टा 2 प्लस का 5 गुना 2। सही है, सही है। फिर 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 बट्टा 2 और माइनस 8 पंचे 40। फिर से हम 5 रखेंगे तो 5 रखेंगे तो क्या होगा 25 बट्टा 2 माइनस
5 यहां पे रखेंगे तो 25। सही है। आइए हम इसको सॉल्व करते एक करके। -25/2 प्लस 25/2, तो ये तो हो जाएगा 25/2 माइनस 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 प्लस 4/2 2 माइनस 10। सही है, सही है। 64/2 हमारा कितना होता है 32 और माइनस का 40। सही है। 25/2 और माइनस का 25/2, तो बचेगा मेरे पास कितना माइनस का 25/2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 25/2। सही है। 25/2 कितना हो जाएगा 50। सही है। कुछ तो गड़बड़ नहीं है, नहीं है, सही है, सही है। अच्छा, आप बता सकते हैं यहां से कि 2 - 10, तो 2 - 10 कितना होगा माइनस का 8 और प्लस का 32, यानी कि प्लस का 24। सही है। और माइनस का 40। अच्छा, 25/2 25/2 50/2, ओहो, यहाँ पर कितना है क्या 25 प्लस 24 माइनस का 40। सही है। तो आंसर कितना होगा 25 और 24, 49 में से 40 गया तो 9 50। सही है, 9। सही है, ले जाए। सही। अगर हम इसको ग्राफ से बनाते हैं, देखते हैं ग्राफ से, बट बोर्ड एग्जाम में हमें ग्राफ से नहीं बनाना है। अपना हम आंसर वेरीफाई करते, तो हमारे पास क्या था कि y बराबर मॉडुलस ऑफ x - 5 था। सही है। देखते मेरा आंसर सही है कि नहीं। हम आराम से x बराबर 5 यहां पे गए और ड्रॉ कर दिए। सही है। हमको क्या चाहिए था 2 से 8। सही है। 2 से 8 तक का आंसर लिखना है, तो ये और ये होगा, यही ट्राइंगल का एरिया चाहिए। तो बताइए अगर हम x का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये पॉइंट कितना होगा 2 - 5 3 हो जाएगा। x का वैल्यू 8 रखेंगे तो ये पॉइंट कितना होगा 8 - 5 3 होगा। मतलब जो हमारा एरिया होगा वो एरिया क्या होगा हाफ। इस ट्राइंगल का एरिया लिखेंगे तो बेस कितना है 3, हाइट कितना है 3 प्लस हाफ, बेस कितना है 3 और हाइट कितना है 3, यानी कि 9 9 18/2। मतलब मेरा आंसर कितना है 9। हमारा आंसर कितना है 9। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। उस तरीका से आप बोर्ड में बिल्कुल नहीं बनाइएगा। हमने आंसर वेरीफाई करने के लिए ये तरीका लगाया। सही है। या फिर ऑब्जेक्टिव में आता था आप बना सकते हैं, बट आप सब्जेक्टिव में इसी तरह से बनाइएगा तो आपको नंबर अच्छा खासा देगा। सही है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है। सही है। क्या साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, आपको याद है, बट अगर हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो इवन बन जाएगा। सही बात है। क्या ये आपको कॉन्सेप्ट याद है? कॉन्सेप्ट ये याद है कि -a से a fx dx, अगर fx एक इवन फंक्शन है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 2 × 0 से a fx dx। सही है, सही है। तो यहां से जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा, क्या आएगा 2 टाइम्स, सही है, 2 टाइम्स 0 से π/4। सही है। और ये sin स्क्वायर x इंटू dx। तो क्या यहां से हम लिख दें कि 0 से π/4 2 sin स्क्वायर x dx। अब कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद है? कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद है कि 2 sin स्क्वायर x जो होता है वो 1 - cos 2x होता है इंटू dx। सही है। क्या यहां से हम बता पाएंगे 1 का इंटीग्रेशन तो x होगा, cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2 और लिमिट 0 से π/4।
पाई बाई 4 रखेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई 4 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, जब हमने यहाँ पे अपर लिमिट रखा। सही, अब हम अपर लिमिट रख दिए, अब हम माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। तो जैसे ही हम लोअर लिमिट रखेंगे तो x के जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और साइन 2x यानी x के जगह 0 रखेंगे तो फिर से साइन के अंदर क्या जाएगा 0, और साइन 0 0 होता है, तो x के जगह 0 और यहाँ पे साइन 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 4, और ये कटा तो साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1, तो ये मेरा आंसर हो गया। क्या ये चीज आपको समझ में आया? समझ में आया तो जल्दी जल्दी नोट कीजिए आप लोग। सही है, अब हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जब तक आप लोग नोट करिए।